बिहार में चुनाव है और अपराध पूरा बढ़ा हुआ है। पहले कहता था कि वो जंगल राज होता था, तो जंगल राज में किडनैपिंग होती थी तो चांस रहता था बचने का कि फिरौती की रकम दे देंगे तो शायद बच भी जाएंगे, लेकिन अभी तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। ये कहें जंगल राज किसी को, लेकिन ये तो महा जंगल राज वाले हो गए हैं। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन बोले हैं कि मई जून के महीने में किसानों के पास कोई काम नहीं होता, इसलिए क्राइम होता है। ये किसान चोरी करने आए हैं। हाँ। ये डाका कर डालने आए हैं। हाँ। ये पेशावर लड़के जो रिवाल्वर है किसान के बेटे हैं। वही तो बोले। ये इन लोगों को सोच समझ है नहीं। ये दिमाग मालखोलिया है, दिमाग टल गया है उनका, इन लोगों का। पुलिस का बयान इस तरह होगा कि किसान का काम नहीं इसलिए चोरी करने आ गए हैं। मैं तो कहता हूँ कि शाहजहां अवाम के पैसों को लेकर इसी तरह से अपनी बीवी के याद में ताजमहल बना रहा था, उसके बेटे औरंगजेब ने उसके जेल में डाला था। मैं तो चाहता हूं कि इस शहंशाह के लिए भी कोई औरंगजेब होना चाहिए जो यहाँ इनके गलत शौक पर पाबंदी लगाए। आप नीतीश जी को मैं नीतीश जी को बोला हूँ। औरंगजेब जो बोले हैं, कहीं निशांत कुमार को लेकर तो नहीं बोले? वो 2005 से 10 का नीतीश कुमार जिंदा नहीं, वो मर चुका है। ये जो नीतीश कुमार है उसका स्टैचू है। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल स्टैचू है वो। बल्कि बिहार गवर्नमेंट को नीतीश कुमार जी का हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए। ऐसा तो नहीं तेजस्वी यादव जी का नंबर नहीं होगा, संजय यादव का नंबर नहीं, सारे लोगों का नंबर है। आप टाइम लीजिए, बात कीजिए। इनके एमएलसी जिनसे पहले बात हुई उसके बाद इन लोगों ने फोन उठाना छोड़ दिया है। एक झटका प्रयास किया जाए इंडिया एलायंस में जाने का। गरीब की बीवी सबकी भाभी बन गई है। कभी इसी चचा का उंगली, कभी उस चचा की उंगली पकड़ के। मुसलमान को नेता नहीं मानता, बाकी सबको मान लेता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इसका समर्थन करता हूँ। 56 इंच का सीना वाला जब चाइना को देख के पसीना आया, इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन को अजीत अंजुम साहब को बुलाकर इनाम देना चाहिए था कि उन्होंने उनके बीएलओज का या एसआईआर के काम में कथित तौर पर जो खराबियां हो रही है उसको उजागर किया है। चिराग पासवान जी अच्छे इंसान ज़रूर हैं, देखने में भी सुंदर हैं, बोलते भी अच्छा हैं, लेकिन चिराग पासवान जी आज अपने पिता के वारिस नहीं हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव जो है अब कुछ ही महीनों में होगा, समय ज़्यादा नहीं है। ऐसे में गठबंधन को लेके कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकें हो रही है, चाहे इंडिया की हो या एनडीए की हो। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो एमआईएम के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से ऑफर दिया गया कि हमको भाई ले लिया जाए इंडिया अलायंस में, अगर लेते हैं तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये कोई पहली बार ऐसा बोले नहीं हैं। अख्तरुल इमान जो सदर हैं बिहार के एआईएमआईएम के, ये भी बोले हैं कि अगर तेजस्वी यादव या कांग्रेस हमारे से गठबंधन करना चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, यही जानने के लिए सदर साहब से बात करेंगे। अख्तरुल इमान साहब, अलायंस में दिक्कत कहाँ आ रही है? अलायंस में दिक्कत कहाँ आ रही है वो उनसे पूछो। हाँ। मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ही पता होगा ना कि भाई क्यों। मेरे से कोई उनका राब्ता ही नहीं है, उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो मैं कैसे बता पाऊँ? बात काहे नहीं करते? मामला ये है कि 2020 में भी हम लोगों ने ऑफर किया था, पहले हम किया था, और उसके बाद अभी हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया। हरचंद के मेरे 4 लोगों को तोड़े इन्होंने, मैं दिल में पत्थर रखकर भी मैंने साहस जुटाया और मैंने कहा यह संदेशा दूँ, चूँकि बिहार की जो गरीब जनता है, बिहार की जो पुरसुकून जनता है, बिहार की जो दलित आबादी है, बिहार के अमन पसंद जो माइनॉरिटी के लोग हैं, यहाँ पर जो सेकुलर माहौल है उसको और बिगाड़ा न जाए और इसको कॉमनल फोर्सेस को रोका जाए। और उसके लिए मैं जान रहा हूँ कि अकेले कोई नहीं लड़ सकता है, उसके लिए संगठित होना ज़रूरी है। तो मैंने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इंडिया गठबंधन के लोगों को, सभी लोगों को पत्र लिखा। अब उन लोगों ने मेरे इस उदारता को मेरी कमज़ोरी समझ बैठे, तो अभी तक तो विधिवत हमारे पास उनका कोई ऐसा नहीं आया है, लेकिन मीडिया के जरिए से जैसे छन के बातें आ रही हैं, मीडिया वाला नए बात मानते, इस मामले में उधर जाके पहले इस मामले में वो लोग संजीदा नज़र नहीं आते। मीडिया से मतलब ये उन नेताओं का बयान है ना, जिम्मेदार नेताओं का जो बयान आया है, तो इसमें वो बहुत संजीदा नहीं दिखते। एक टेबल पे काहे नहीं टॉक करते? हम सवाल ये पैदा होता है भाई, मामला ये है कि हमने उसके दरबार पर आवाज़ लगाई है, वो मौका देगा तो हम बात करेंगे, उसने तो मौका ही नहीं दिया अब तक। अच्छा, ऐसा तो नहीं तेजस्वी यादव जी का नंबर नहीं होगा, संजय यादव का नंबर नहीं, सारे लोगों का नंबर है। आप टाइम लीजिए, बात कीजिए। नहीं, इन लोगों के जो लोग हैं इनसे बात करना मुश्किल है। मैंने जिम्मेदार लोगों से कहा है, अब निग्लिजेंसी है, कई जिम्मेदार लोग हैं इनके एमएलए और इनके एमएलसी जिनसे पहले बात हुई उसके बाद इन लोगों ने फ़ोन उठाना छोड़ दिया है। तो मैं समझता हूं कि ऊपर से मामला होगा
कि इन लोगों को कह दिया गया कि इस संबंध में कोई बात नहीं करनी है। ये बेचारे भी तो अपने लीडर को फॉलो करते होंगे, इसलिए हमको इससे कोई गम नहीं है। मैं अकेले लड़ने के लिए सक्षम हूँ। 2020 में ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस में रहा था, मैं उस अलायंस को फिर से जिंदा करूंगा बीएसपी के साथ। अब जो आए नहीं, क्योंकि देखिए पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी जी की पार्टी के साथ बीएसपी का गठबंधन था, बहन जी की पार्टी का। बहन जी अगर आ जाए तो मोस्ट वेलकम किया जाएगा। बहन जी गई कहाँ है? मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, उनके लोग तो भाग गए। उनके लोग, जमा खान साहब उसी में से लड़े थे, भाग गए वो। लेकिन हम लोग बात करेंगे आज सरे 9, चूँकि मामला बीच में मुलतवी हो गया, तो आज सरे 9 हम लोग बात करेंगे, उस पर काम करेंगे। एक सवाल, अभी बिहार में चुनाव है और अपराध पूरा बढ़ा हुआ है। पहले कहता था कि कोई जंगल राज होता था, तो जंगल राज में किडनैपिंग होती थी तो चांस रहता था बचने का कि फिरौती की रकम दे देंगे तो शायद बच भी जाएंगे, लेकिन अभी तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। सरकार का इकबाल ही नहीं गिरा है, लोक लाज भी खत्म हो गया है ना। मामला ये है कि ये कहें जंगल राज किसी को, लेकिन ये तो महा जंगल राज वाले हो गए हैं। राक्षसों का राज चल रहा हो जैसे। रिश्वतखोरी बढ़ी है, शराबखोरी बढ़ी है, और सबसे बड़ी जो बुरी लत बढ़ी है वो ये है कि नई नस्ल के बच्चे हमारे स्मैक के शिकार हो गए हैं। और होगा इसलिए ऐसा हुआ है कि इस राज्य का कोई मुखिया नहीं है, मुखिया विहीन इस वक्त बिहार चल रहा है। नीतीश कुमार, बिल्कुल नीतीश कुमार वो 2005 से 10 का नीतीश कुमार जिंदा नहीं, वो मर चुका है। ये जो नीतीश कुमार है वो उसका स्टैचू है। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल स्टैचू है वो। बल्कि बिहार गवर्नमेंट को नीतीश कुमार जी का हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए। अभी ठीक ठाक चल फिर रहे हैं। बरसात कैसा ठीक ठाक चल रहे हैं? बरसात में नीतीश जी छाता लेके चल। मैं कह रहा हूं कि पारस जैसे हॉस्पिटल में एक ऐसे कैदी को जिसके पीछे पुलिस की पहरेदारी होती है और उसके बाद भी उसको मर्डर किया जाता है, और नीतीश कुमार की जबान अब तो खुली नहीं है। कहाँ है नीतीश कुमार सोए हुए? इस मामले में तो अब तो डीजीपी को तलब करना था, उनको कार्रवाई करनी थी, इनको हंगामाई मीटिंग करनी थी। इतना बड़ा हादसा हो रहा है पटने में, और कई दिनों के दरमियान में कई बड़े हादसा हो गए। बीजेपी का नेता उनका मारा गया, जेल का आदमी मारा जा रहा है, और चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या नीतीश कुमार इस वक्त कोई निर्णय लेने के लायक रह गए हैं क्या? डीजीपी साहब बोले हैं कि 2005 से पहले ज्यादा होता था, अब कम गया। अरे भाई कम गया, मैं ये कह रहा हूँ कि 2005 से 10 तक भी तो अच्छा था। 2005 से पहले जाने की इनको जरूरत क्या है? इसने जब से गद्दी संभाला है उसका हिसाब इनको देना चाहिए। दूसरों के हिसाब से क्या लेना देना? इन्होंने कहा था कि मैं क्राइम से समझौता नहीं करूंगा, मैं करप्शन से समझौता नहीं करूंगा, मैं कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करूंगा। कम्युनलिज्म की दीवारें सबसे ज्यादा इनके दरमियान में बढ़ाई गई है ना। करप्शन इनके यहाँ 300 गुना बढ़ गया है। और क्राइम का तो मामला है कि अब शर्म ही नहीं है हुकूमत को, जो क्राइम हो रहा है। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन बोले हैं कि मई जून के महीने में किसानों के पास कोई काम नहीं होता, इसलिए क्राइम होता है। ये किसान चोरी करने आए हैं। हाँ। ये डाका कर डालने आए हैं। ये पेशावर लड़के जो रिवाल्वर है किसान के बेटे हैं। वही तो बोले। ये इन लोगों को सोच समझ है नहीं। ये दिमाग मालखोलिया है, दिमाग टल गया है उनका, इन लोगों का। पुलिस का बयान इस तरह होगा कि किसान का काम नहीं इसलिए चोरी करने आ गए हैं। ये पेशावर क्रिमिनल्स है, ये पेशावर क्रिमिनल्स हैं, और पुलिस कहीं ना कहीं फेलियर है। और जब पटने में वो नहीं कर सकते हैं, और कितनी खबरें तो दबा दी जाती हैं, इज्जतें कितनी लुटती हैं, मर्डर्स कितने होते हैं, किडनैपिंग कितनी हो रही है ना, बेटियों के साथ छेड़छाड़ कितनी हो रही है, सब दबा दिया है इन लोगों ने। ये तो पटने की खबर है, और थोड़ा सोशल मीडिया आप लोगों का वो है जो ये खबरें आ जाती हैं ना, तो ये खबरों को भी तो अपना देंगे। इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बावजूद भी अगर पुलिस का आदमी इस तरह की भाषा बोले तो मैं तो समझता हूँ कि वर्दी के लाज के खिलाफ है। पढ़ाई चौपट होकर रह गई है। एजुकेशन के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है। बीमार पड़ो तो बाहर जाओ, रोजगार के लिए बाहर जाओ। नीतीश कुमार ने गरीबों के पैसे, किसानों के पैसों से यहाँ पर पटने को सजा रहे हैं। फ्लाईओवर भी यहाँ पर है, मेट्रो भी यहीं पर है, जमीन के नीचे सड़क, जमीन के ऊपर सड़क, आसमान में लटकी हुई सड़क, इधर वो संभाल रहे हैं अपना। आप बनाइए, वो टनल बना रहे हैं, है ना, वो ओल्ड म्यूजियम से न्यू म्यूजियम। ये पागलपन ही न है क्या पागलपन? जिस बिहार में बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहे हैं, बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ये शहंशाह बना हुआ है शाहजहां। मैं तो कहता हूँ कि शाहजहां
आवाम के पैसों को लेकर इसी तरह से अपनी बीवी के याद में ताजमहल बना रहा था, उसके बेटे औरंगजेब ने उसके जेल में डाला था। मैं तो चाहता हूं कि इस शहंशाह के लिए भी कोई औरंगजेब होना चाहिए जो यहाँ इनके गलत शौक पर पाबंदी लगाए। आप नीतीश जी को बोल रहे हैं? मैं नीतीश जी को बोला हूँ, ये 800 करोड़ रुपए से इसने न्यू म्यूजियम बनाया। अगर सीमांचल में होता तो हमारी यूनिवर्सिटी खड़ी हो जाती, मेडिकल कॉलेज हमारे खड़े हो जाते। आज मेरे यहाँ देख लिया फ्लैट्स में बीमारों की तादाद कितनी बड़ी है। इन्होंने कभी भी गरीबों की परवाह नहीं की, एशिया का सबसे बड़ा की परवाह नहीं की। पीएमसीएच बन ही रहा है तो अरे पीएमसीएच बनते बनते कैसे साल में बनेगा, जवाब दे पाएंगे ये? पीएमसीएच में कितने कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। औरंगजेब जो बोले हैं कहीं निशांत कुमार को लेकर तो नहीं बोले नीतीश? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यकीनन इस किस्म के मिसालों को, मुहावरे को, एडम्स को समझिए। मामला ये है कि यकीनन है कि ऐसे लोगों को गद्दी में रहने का कोई हक नहीं है। बात आप करें नीतीश जी का पुतला है, चाहे जो भी आप बोल रहे हैं। बिल्कुल। बिहार पुलिस के जो डीजीपी हैं उनका कोई काम नहीं है फिर? अब यकीनन नहीं है, चूंकि राजा का असर पड़ेगा। जब राजा बीमार होता है तो उनके कारिंदे, उनके वजीरों की मोनोपोली होती है ना। ये मोनोपोली है, ये लापरवाह है। अब क्या प्लान है सर अब चुनाव में आपका? अकेले लड़के? भाई मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। मैं निकलूंगा अकेले, लोग आएंगे, कारवां बनेगा। मेरा ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस पहले बना हुआ था, मैं उसको जिंदा कर रहा हूँ, लड़ूंगा, मजबूती से लड़ूंगा। अच्छा, एक मुस्लिम वोटों को लेकर प्रशांत किशोर भी चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनको मिलेगा। अब प्रशांत किशोर जी वो अच्छे मैनेजर हैं इलेक्शन के। अब वो यहाँ बिहार का मसला से मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। गरीब की बीवी सबकी भाभी बन गई है, मुसलमानों का जुड़ा हुआ, दलितों का नहीं है, पिछड़ों का नहीं है, अति पिछड़ों का नहीं है मसला। उनके पीछे जो ज्यादा झुंड है वही असल मुसलमान हो गया यतीम, है ना, जो अनाथ बच्चा होता है, कभी इसी चचा का उंगली, कभी उस चचा की उंगली पकड़ के। मुसलमान को नेता नहीं मानता, बाकी सबको मान लेता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इसका समर्थन करता हूँ। कन्हैया को मान लेगा, किसी को भी मान लेगा, क्योंकि ये इस वक्त सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, शैक्षणिक एतबार से मुस्लिम कम्युनिटी इस तरह गिर गई है कि मुस्लिम कम्युनिटी अपने भविष्य के बारे में और इस देश में बदलते हुए राजनीतिक परिस्थिति में अपना स्थान प्राप्त करने में कहीं न कहीं से विफल हो रही है। नहीं, एक झटका प्रयास किया जाए इंडिया अलायंस में जाने का। नहीं ठीक है, अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम इसलिए कर रहे हैं, देख ये सदन हो जाने दीजिए, उसके बाद हमारा फैसला, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार आने वाले हैं, मिल बैठकर हम लोग। कब आ रहे हो वैसे? आएंगे, मैं समझता हूँ अगस्त के महीने में। अगस्त में आएंगे। तो एक चीज़ इसलिए बोला जा रहा है कि पहले कहा जाता था, देखिए महागठबंधन में आपको इसलिए नहीं लिया जाता था, जो तर्क दिया जाता है कि ओवैसी साहब की छवि है कट्टर मुस्लिम की पार्टी, जो कहा जाता था, हम नहीं करें। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ उस दौरान ओवैसी साहब के जो बयान आए, उन्होंने जो स्टैंड लिया, उससे हिंदुओं में भी उनकी छवि सकारात्मक बनी और देश विदेश में भी जो बोले जाके उसको लेकर के एक छवि जो उनकी थी, जो कहा जाता था कि मुस्लिमों की पार्टी है, वो एकदम सेकुलर ढंग से एक राष्ट्रवादी की तरह बात किए, छवि अच्छी बनी। इसके कारण अगर उनको महागठबंधन या इंडिया कहिए उसमें लिया जाता है आपकी पार्टी को, तो इस बात का डर नहीं रहेगा कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम चुनाव। मैं दलितों और पिछड़ों को संदेश देना चाहता हूं कि भारत के सबसे ऊंचे सदन में, लोकसभा में, ये शब्द बोलने की हिम्मत किसने की कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो मैं गांधी से भी बड़ा लीडर उनको समझता हूं, उनकी नस्लों को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाओ। इतनी बड़ी बात कह देने के बावजूद भी कोई अगर पागल हो, किसी की दाढ़ी और टोपी होने की वजह से कॉमनल हो गया, किसी की टीका होने की वजह से कॉमनल, बताइए कोई एक शब्द। असल मामला ये हुआ कि सिंदूर वाले मामले में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुकूमत बैकफुट पर रही है, और इस वजह से ऐसे मौके से मैं ये कहूँगा कि मीडिया वालों ने ज़्यादातर मोदी जी का बखान नहीं किया, तो अवैसी साहब की बातों को अहमियत देनी उनकी मजबूरी हो गई है। 56 इंच का सीना वाला जब चाइना को देख के पसीना आया तो इसके बारे में भी कोई आवाज़ लगाया तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। अरे मैं कह रहा हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पाकिस्तान भी गए तो पाकिस्तान को लाजवाब किया इसने। अरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हो या अख्तरुल ईमान हो या दूसरे मुसलमान हो, अशफाकुल्ला और हमीद का खून है। आज भी पाकिस्तान अगर आंख उठाए तो सबसे पहले उसकी आंखों को फोड़ने के लिए कोई मुसलमान पीछे नहीं रहेगा, अपने वतन से मोहब्बत करता है। लेकिन मुसलमानों की वफादारी को अभी सीमांचल चलिए, हमारे यहाँ से जाते हैं भाजपा का नेता तो उसको नजर आता है बांग्लादेश। लेकिन इनको पागलों को पता है क्या, जब देश का बंटवारा हो रहा था उस क्षेत्र को
पाकिस्तान में शामिल करने का प्रयास हो रहा था। वो हमारे बाप दादा थे जिन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बाप दादा की कब्रें हैं भारत में, हम भारत में रहेंगे। पाकिस्तान उस वक्त दो टुकड़ा हो गया। अगर सीमांचल भी जरा करवट बदल लेता तो भारत भी दो टुकड़ा होता और आसाम और दूसरे राज्य अलग हो जाते। भारत को अखंड अगर किसी ने रखा है तो मुसलमानों ने रखा है, सीमांचल के मुसलमानों ने रखा है। सीमांचल के मुसलमानों पर ये बुरी नज़र, ये पापी नज़र, ये वो लोग हैं जो लोग हमारी कुर्बानियों को नहीं जानते या झूठ बोलते हैं, जो हमारी सच्चाइयों को छुपाते हैं। जैसे कथित तौर पर पत्रकार ने एक सूत्रों के हवाले से खबर दी कि सीमांचल में जो आबादी से ज्यादा वोटर कार्ड बन गया है। उन बेवकूफ को पता नहीं है, जिस बेवकूफ ने यह बात चलाई उस बेवकूफ को यह पता होना चाहिए कि आधार कार्ड का मामला सिर्फ सीमांचल का नहीं है, पूरे देश के अंदर में सरकार की नाकामी रही है। ये बताओ कि सीमांचल में कितनी आबादी है मुसलमानों की। पूर्णिया जिला में 36% या 38% मुसलमान है, वहां अगर 120% है तो वो भी मुसलमानों का मामला चला गया। जहाँ 36-38% मुसलमान है वहां भी चला गया। मामला ये है जी, ये बात आबादी का रिकॉर्ड है 2011 तक का। आबादी गिनती वहीं से हो रही है 2000 है, लेकिन आधार कार्ड तो रोज बन रहा है, अभी भी बन रहा है। हाँ भाई, इन सालों 14 साल में भी बना आधार कार्ड, तो आबादी से ज्यादा तो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आबादी से ज्यादा अगर उसको उस आंकड़े को सामने में रखकर कर रहे हैं तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये मामला तो सब जगह का मामला है ना ये। अभी सम्राट चौधरी साहब ने एक सवाल उठा दिया कि साहब किशनगंज के इलाके में जो 5 सालों में जितने नहीं बने निवासी प्रमाण पत्र उतने के लिए अभी अप्लाई किए हैं। अरे मैं समझ होनी चाहिए। सदन में एक साथ थे राजद में जिस वक्त मैंने सदन में वो किया था, आवाज उठाई लगाई थी कि साहब सीमांचल के लोगों को सरकार पढ़ने नहीं देना चाहती है। मैं ब्लेम करता हूँ पीके शाही साहब उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे, कहा कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा सर, मेरे किशनगंज में 17 लाख की आबादी में सिर्फ 17 हाई स्कूल्स हैं, 3200 बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान पास किए। अब मुंगेर जैसे छोटे जिले में जहाँ 13.5 लाख की आबादी है 88 हाई स्कूल है और 15,500 बच्चा मैट्रिक का इम्तिहान पास किए। तो भाई इनको समझना चाहिए, 13.5 लाख की आबादी में जब 15,500 बच्चा मैट्रिक का इम्तिहान पास करता है 2006 में, तो वहां तो उनके पास बोर्ड का सर्टिफिकेट होगा, मेरे पास कैसे बोर्ड का सर्टिफिकेट होगा। तो आज जो 11 जो प्रमाण देने हैं, 11 में से एक प्रमाण सरलता से बन रहा है, वो है निवास प्रमाण पत्र। मेरे बाप दादा की जमीनें हैं, मैं रहता हूँ, और इलेक्शन कमीशन के बहाने ये कहीं न कहीं से फिरका परस्ती को हवा देने का काम, ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अगर वहां पर बांग्लादेशी है तो केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है, राज्य में भी तुम्हारी सरकार है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किनके कब्जे में है, तुम तमाशा क्या देख रहे हो। ये सिर्फ नफरत की बारूद बिछाकर ये लोग चिंगारी से हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत को खत्म करना चाहते हैं। मैं इनको यकीन दिला देता हूँ, सीमांचल का हिंदू और मुसलमान भूखा रह सकता है, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में कभी नफरत की आग लगाने की किसी को इजाजत नहीं दे सकता। एक आखिरी सवाल लेंगे अजीत अंजुम जी पर। अजीत अंजुम बड़े पत्रकार हैं और सोशल मीडिया पर आ गए हैं, मुख्य धारा की मीडिया को छोड़ के। वो वही SIR वाला जो काम चल रहा था उसकी रिपोर्टिंग किए, तो कथित तौर पर सांप्रदायिक और जाति को लेकर उन्होंने खबर की, जिसके चलते उन पर BLO के द्वारा बेगूसराय में FIR किया। देखिए, ये वक्त हो चुके तमाम तर ब्यूरोक्रेट जो लगे हुए हैं इलेक्शन कमीशन के हक में हैं। इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन को अजीत अंजुम साहब को बुलाकर इनाम देना चाहिए था कि उन्होंने उनके BLOs का या SIR के काम में कथित तौर पर जो खराबियाँ हो रही है उसको उजागर किया है। इनके ERO या इनके ARO, इनके RO उनको नहीं पकड़ सके और उन्होंने तुगलकी एक फरमान जारी कर दिया है। देखिए, इनको 25 जुलाई तक बनाना था, सब जगह इन लोगों ने ऐसा लगा दिया रेल पेल कि 15 तारीख तक बना को, और नतीजा के BLO अपने घर में बैठ करके, आपने वीडियो भी सुना होगा है ना, सुपरवाइजर खुद कह रहा है कि घर में बैठ करके अपना वो कर दो, छोड़ो किसी से मिलना जुलना। तो ये इतनी सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं, आप इस पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप कर रहे हैं, तो भाई क्या है गहन जांच इसी को कहते हैं क्या? गहन जांच पर भी एक सवाल उठ रहा है। अभी हमारे यहाँ किशनगंज में आप देखेंगे कि वो मलयालम या तेलुगु जबान में भेज दिया वो, अरे EP कार्ड है, हाँ नहीं ये वोटर लिस्ट है ना, कई जगह लोगों को वोटर लिस्ट ही नहीं मिल पाया अभी तक 2003 की। अरे भाई EP का हमारे पास आप ही नहीं इशू किया था इलेक्शन कमीशन ने, और हमारा नाम नहीं है। 2024 में वोट दिया है, लोगों का नाम नहीं आ रहा है। तो भाई आप हमेशा देखेंगे कि इलेक्शन के वोटर लिस्ट में त्रुटियां हमेशा रहती हैं। 2010 के इलेक्शन में इन लोगों ने रेटिंग लगा दिया कुछ लोगों ने, हर विधानसभा में 10-20-25 नाम जो कटना है कहा जा रहा है बैकवर्ड दलित मुस्लिम का। मैं कह रहा हूं कि इस साजिश से चूंकि जस्ट बिफोर इलेक्शन ऐसा कराया जा रहा है, तो मैं ब्लेम तो नहीं करता हूं, लेकिन अंदेशा तो है
कि जिन लोगों के जरिए से कई जगह पकड़ा गया बीजेपी के लोग अपना बीएलओ के साथ बैठ करके फॉर्म भरते हुए। समय कम है, अगर हर पार्टी समय कम है तो स्टाफ की कमी नहीं है। हाँ। एक बीएलओ के साथ 4-4, 5-5 लोगों को असिस्ट करने के लिए लगा दिया गया। क्या है आपका वर्क कल्चर? आपका बीएलओ ठीक से फॉर्म नहीं भर पाता, खुद बीएलओ है ना, अपलोड किया जाता है तो अपलोडिंग में सारी गलतियां आ रही हैं। पिछले दिनों में क्या हुआ, ये जो ऑनलाइन सिस्टम किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, इन लोगों ने टेंडर दे दिया और जो टेंडर वाले थे उसने अपना जो बहाल किया, वेंडर ने अपना इनकम्पिटेंट लड़कों को बहाल कर लिया। कंप्यूटर की कीबोर्ड पर जिनको बैठना है उनको बैठा दिया। उनको जमीन के बारे में कोई ज्ञान नहीं, खाता किसको कहते हैं, खेसरा किसको कहते हैं, होल्डिंग नंबर क्या है ना, रकबा किसको कहते हैं। नतीजा ये हुआ है कि आज हजारों नाना प्रकार की गलतियां हो गई हैं। रजिस्टर 2 से इन लोगों ने वो किया है, खतियान से उसमें डाला है और खाते की जगह पर खतियान लिख दिया, ये खाते की जगह पर प्लॉट लिख दिया, प्लॉट की जगह पर खाता लिख दिया, नाम किसी का गलत लिख दिया, किसी का अंश गलत लिख दिया, है ना, नतीजा रकबा गलत लिख दिया। नतीजा ये है कि आज बेचारे लोग दौड़ रहे हैं। ये बेचारे रैयत का क्या कसूर था? इन नामांकनों पर मुकदमा चलना चाहिए। सरकार खर्चा दे, वो लोग जो लोग अपना काम काज छोड़ करके आकर के शुद्धिकरण कर ले आ रहे हैं, सरकार उनको टीएडीए दे कि वो अपना काम छोड़ छोड़ के आ रहा है। और नतीजा ये हो रहा है कि यहाँ पर एक मरतबा नहीं हुआ तो भेज दिया था इन लोगों को डीसीएलआर के पास, एक परिमार्जिन में 10-10 हज़ार रुपये लोगों का खर्चा हुआ। खेत का घोड़ा मार खा ज्वाला, गलती की सरकार तुम्हारी नाअहली ने। ये नाअहल जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के जो वो रहे, सचिव रहे या मंत्री रहे, इनको इतना दिमाग नहीं आया कि कैसे करें, और तमाम तो रैयत को परेशान करके रख दिया इन लोगों ने। ठीक यही काम फिर देखिएगा आप अगस्त के महीने में लोग कितना तड़पेंगे जब उनसे कहा जाएगा कि प्रमाण लाओ। तो इनका मैं कह रहा हूं कि आज ये काम भी चलना चाहिए था। सीओ के यहाँ लोगों का जो पारिवारिक सूची है वो तैयार कराना था, उनके जमीन के कागजात हैं, उनका आवास पर दीजिए, और उनके साथ डॉक्यूमेंट भी नहीं मांग। अरे डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है तो किसने कहा आपके डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है? अब आप बोला कि बिना डॉक्यूमेंट, चूंकि सारे तरफ से उंगली उठ रही थी कि इलेक्शन कमीशन 25 दिन में काम नहीं करा पाएगा, तो लोगों को चुप कराने के लिए कहते हैं कि सारे फार्म ले लो नाम लिखे हुए। उसके बाद सारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये सबको नोटिस करेंगे अगस्त में। वो 11 के सबूत में से ये कोई ना कोई दिखाना ही पड़ेगा आपको। हमारे यहाँ जो सिविल रजिस्ट्रेशन का मामला है, जन्म मरण का जो रजिस्ट्रेशन होता है, हमारे यहाँ 16% था 2006 में, और उस वक्त नेशनल रेट था 16% का। और हमारे यहाँ जो सर्टिफिकेट बोर्ड सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनका 14%, 15% है ना। आप ये बात बताइए कि आज मान लें कि 25% भी अगर हो गया, 30% भी अगर हो गया सिविल रजिस्ट्रेशन, तो उन बच्चों का भी नाम ही नहीं आएगा वोटर लिस्ट में। लेकिन 1987 से लेकर 2003 तक इन लोगों का जो है वो 3%, 4% लोगों का नाम सिविल रजिस्ट्रेशन में है। तो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से होगा? स्कूल का मुंह नहीं देखा, बोर्ड का सर्टिफिकेट कहाँ से उसके पास होगा? सैलाब में उनका सामान बह गया, जमीन के कागजात उनके पास नहीं है। क्या सबूत दिखा गया बेचारा? क्या सबूत दिखाया गया बेचारा? तो अगर नहीं तो आज उनकी गवाहियों पर आज उनका आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, उसको निर्गत कराने में आप दिक्कत कर रहे हैं। अगले 1 महीने में आप नहीं करा पाएंगे। एक विधानसभा में 3 लाख 3.5 लाख वोटर हैं, कम से कम 2 लाख लोगों के पास कागज नहीं है। तो 2 लाख को प्रत्येक दिन कितना आप जारी करेंगे? प्रत्येक दिन कितना जारी करेंगे आप? 500 से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, 1000 से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, तो 30 दिन में 30,000 बनाएंगे। यहाँ लोगों को 2 लाख की जरूरत है, क्या करेंगे लोग? नतीजा ये होगा कि इनका कर्मचारी भी पैसा हटेगा। 5,000 10,000 में आया है प्रमाण पत्र चाय पाने के लिए पैसा मांग। तो ये लुटवा रहे हैं लोगों को, पिटवा रहे हैं लोगों को। वोटबंदी की साजिश है, नोटबंदी इन्होंने की है ना, भारत बंद कराया इन्होंने कोरोना के नाम पर, अब ये वोटबंदी भी कराएंगे। इसमें गरीब, इसमें परेशान कौन होंगे? अग्री जाति के पढ़े लिखे सुखी संपन्न लोग नहीं होंगे। जो बिहार के सचिव हैं, जो बिहार के मंत्री हैं, जो एमएलए हैं, उनके खानदान के लोग नहीं होंगे। वो रिक्शा चलाने वाला, वो ठेला चलाने वाला, वो गरीब मजदूर, वो भिखारी जिनको नहीं है कुछ, वो परेशान होगा। क्या भारत का नागरिक होते हुए वोट देना उसका सबसे बड़ा अधिकार था, इस अधिकार से भी वंचित करेगा? और लगता है कि आप वोटर लिस्ट की गहन जांच नहीं करा रहे हैं, आप एनआरसी करा रहे हैं। भाई इलेक्शन कमीशन का काम है, भटक रहे हैं जरा सर, इलेक्शन कमीशन का काम है कि भारत में जो पैदा हुआ है और उसके खिलाफ कोई सबूत आपके पास नहीं है, उसके माँ बाप का नाम है, भारत का शहरी है, उनको वोट देने का मामला है। डाउटफुल अगर होगा तो ये काम डिपार्टमेंट ऑफ होम का है, आपका नहीं है। एक सवाल कि चिराग पासवान भी सवाल उठाते हैं कि बिहार में अपराध है, बिहारी लोग और कितने प्रताड़ित होंगे, लेकिन बावजूद इसके नीतीश के साथ हैं।
अब भाई इन लोगों का चित भी तेरी पट भी तेरी, इनको तय करना चाहिए। वैसे तो मैं सबसे सरल बात कहूँगा, मेरी बात कड़ी होती है लोगों को। चिराग पासवान जी अच्छे इंसान ज़रूर हैं, देखने में भी सुंदर हैं, बोलते भी अच्छा हैं, लेकिन चिराग पासवान जी आज अपने पिता के वारिस नहीं हैं। रामविलास पासवान साहब ने दलितों की लड़ाई जिस मजबूती से लड़ी, दलितों की लड़ाई आज ये नहीं लड़ पा रहे हैं। ये अपने निज स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे होंगे। और अभी चूंकि एनडीए के सामने में अकाल है कि किसको चेहरा बनाए, तो एक तजुर्बा किया जा रहा है कि तुम रह करके भी कुछ भाषा विपक्षी की तरह बोलो, शायद लोगों के सामने में आ जाओ, वरनी तो तुम्ही को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। उनके सामने में अकाल, उनका चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार जी अब की बार मंच में जाकर भाषण अनुसंधान नहीं दे पाएंगे, वही कहेंगे सब तो करे दिया है, मालूम है ना सब कुछ, पहले औरतिया सबका कपड़ा लत्ता कैसा होता था, यही जाके करेंगे और न जाने इसका क्या निगेटिव जाएगा। उसके लिए इन लोगों को दूसरे हीरो की तलाश है। चिराग पासवान हीरो हैं, अब कोई ना कोई मंच का हीरो तो चाहिए ना इनको। नीतीश जी का तो इकबाल बैठ गया है, तो किसी न किसी को चाहेंगे। ये लोग अभी गुना भाग लगा रहे हैं कि कांग्रेस उधर से दलित कार्ड खेल दी है, दलित को बना दिया है प्रदेश अध्यक्ष, तो दलित वोट खिसक न जाए तो किसी दलित चेहरे को बताओ। तो भाई चिराग पासवान जी भले ही पैदाइशी तौर पर दलित हो, मानसिक एतबार से दलित नहीं है वो तो सामंतों के साथ बैठे हुए आज। तो एक पासवान समाज के लोगों को लगेगा, हो सकता है कि ये भी कहा जा रहा है कि चिराग को आगे इसलिए किया जा रहा है कि उनका पासवान वोट खिसक ना जाए, एक मुश्त मिल जाए कि चिराग को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब देखिए फिर उसके बाद जो सामंतों का राज है वो कितना बर्दाश्त करेगा उसको। जैसे उसके बाद उसके लिए भी मुश्किल घड़ी है, मुश्किल घड़ी उसके लिए भी है ना। नीतीश जी को बेचारे कितने खड़े रह पाएंगे। अब बीमार हैं, ईश्वर से हम दुआ करते हैं कि अच्छे हो जाएं, लेकिन बेचारे की मजबूरी है, वो इतना स्ट्रांगली नहीं बोल पाते हैं, बोलते कुछ हैं भूल जाते हैं। अब किसी के सर पर कोई प्लांटेशन करे, पौधा रखे सर पर, है ना, कैसे कैसे वाकयात हो गए, तो इससे कहीं लगता है बेचारे बीमार हैं। वो कुछ थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं वो, लेकिन मामला है बीमार। एक बरसात में छाता लेके उद्घाटन शिलान्यास कर रहे थे नीतीश जी अभी। हाँ, नहीं उनके जो परामर्श मंडली के लोग हैं वो कहते हैं बीच बीच में जरा शेर को पिंजरे से भी निकाल कर दिखा दो, लोगों को भय बाकी रहे। वो शेर में अब चीखने की ताकत है नहीं, यानी नीतीश जी पिंजरे का शेर हो गए। अब तो इसी तरह बना कर रखा है उनके मंडली लोगों ने, बिल्कुल ऐसा ही बना कर रखा है। बीच बीच में निकाल करके थोड़ा दिखा देते हैं, फिर लाके उसको घुसा देते हैं अपने चार दीवारी के अंदर में। तो लंबी बातचीत हुई, तो प्रतिक्रिया पूरी बातचीत पे आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।